बच्चों कैसे हो आप लोग। सब कुछ एकदम बढ़िया, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास 2 का क्वेश्चन आंसर, जो कि अभ्यास 2 में क्या पढ़े हैं हम लोग। इसमें सारा हम लोगों का जो भी थ्योरी था वो खत्म हो चुका है, जिसमें कि हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़े। और अम्ल, क्षार और लवण को सबसे पहले तो हम लोग पहचाने, उसके गुण को देखे और फिर उसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखे कि ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया देता है। उसके बाद हम लोग कुछ लवण को देखे जो महत्वपूर्ण थे, उसका फिर रासायनिक प्रयोगशाला में कैसे इसको बनाया जाते हैं वो चीज देखे हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रश्न उत्तर जो भी हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 37, जिसको पेज नंबर 37 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है और पेज नंबर 38 में आपको बाकी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास के बीच बीच में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। पीएच का हम लोग को प्रकृति हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पीएच जो पीएच मान होता है, पीएच मान क्या बताता है आपको, एसिड और बेस की प्रकृति बताता है। या कहिए कि विलयन में ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ये सब चीज को चेक करते हैं। तो हम लोग पीएच स्केल में क्या देखे हुए थे, 0 से लेकर 7 और 7 से ऊपर 14 तक ये आपको मार्क करता है। तो लिटमस पेपर का क्या प्रकृति था, लिटमस का हम लोग देखे हुए थे। लिटमस पेपर के लिए हम लोग क्या देखे हुए थे, इस लिटमस पेपर के लिए हम लोग देखे थे कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति होती है रेड टू ब्लू, या कहिए कि नीला से अगर लाल से नीला कर दे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको क्षारक हो जाएगा। अगर नीला से लाल कर दे तो वो क्या हो जाएगा, आपको अम्ल हो जाएगा। तो लिटमस पेपर अगर ये आपको अम्ल में है, ये अम्ल में है और ये क्षारक में है, ये अगर क्षारक में है तो कैसा होगा, लिटमस पेपर का अम्ल में कैसा रंग होता है, ये लाल रंग का दिखाई देगा और इसमें किस तरह का दिखाई देगा, नीला रंग का दिखाई देगा। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है, तो बताइए उस विलयन की कर देता है तो इसका पीएच संभावता क्या होगा। नीला कब होगा लिटमस पेपर नीला तभी होगा जब जो विलयन जिसमें वो डाल रहे हैं हम लिटमस पेपर को, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रकृति होनी चाहिए आपको क्षारक की प्रकृति होनी चाहिए। तो क्षारक का पीएच मान कहां से कहां तक जाता है, क्षारक का आपको पीएच मान कहां से कहां तक जाता है। अगर पीएच स्केल को हम लोग देखें तो पीएच स्केल 0 से शुरू होकर आपको 7 तक जाता है। ये कहां तक होता है, ये होता है अम्ल का, ये अम्ल को दर्शाता है। 7 पे क्या दिखाता है, ये उदासीन दिखाता है, ये उदासीन विलयन को दिखाता है। और 7 से ऊपर कहां तक जाता है, ये जाता है 14 तक जाता है। तो ये 0 से लेकर 7 तक गया और 7 से लेकर आपको 14 तक गया। तो 7 से लेकर 14 तक में आपको क्या होगा, ये क्षारक होगा। तो इस क्षारक के रेंज में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सा पीएच मान हम लोग जो दिया हुआ है उसी में से चुनना है कि कौन आपको क्षारक को दिखा रहा है। तो क्षारक को आपको एक ये तो अम्ल को दिखाएगा, ये आपको 4 ये भी अम्ल को ही दिखाएगा और ये आपको 5 ये भी अम्ल को ही दिखाएगा। लेकिन ये जो 10 है, पीएच मान जिसका 10 है वो किसको दिखाएगा, वो क्षारक को दिखाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है डी। आपको इसमें खोजना था कि बताइए कि ऐसा कौन सा विलयन है जिसका पीएच मान आपको क्षारक के रेंज में आता है। क्षारक जिस और क्षारक है उस और उसका पीएच मान है। तो क्षारक में आने वाला पीएच मान 10 ही है, इसमें दिया हुआ हमारे बहुत सारे विकल्प में से, तो इसलिए हमारा डी सही है। अब हम तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको कि दिया हुआ है कि एक अंडा का जो कवच होता है,
कवच जो उजला वाला जिसको हम लोग छील के फेंक देते हैं, तो उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग दिए गए यौगिकों में से किसी से अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो क्या करता है कि एक गैस का उत्सर्जन करता है, और उस गैस को जब हम लोग प्रवाहित करते हैं किससे, उस गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं चूना के पानी से। हम लोग जब उसको प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग कैसा कर देता है, वो दुधिया रंग का कर देता है, मतलब कि उजला रंग का कर देता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो अंडा का जो कवच है वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किससे अभिक्रिया करवाएंगे, इस सब में से जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हम लोग अभिक्रिया पीछे पढ़े हुए भी हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको क्या है, ये आपको धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट को जब हम किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, चूने के पानी के मतलब कि जो उसका जो विलयन होता है उसको क्या कर देता है, दुधिया रंग का कर देता है। तो वही रासायनिक अभिक्रिया होगा, और हमारा रासायनिक अभिक्रिया किस तरह का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसमें आपको कोई अम्ल आएगा। तो अम्ल, ये अम्ल नहीं है, ये है लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है, तो अम्ल आपको बस HCl ही है। तो यही आंसर होगा। और ये अभिक्रिया किस तरह से करेगा, ये करेगा अभिक्रिया ये करेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये अम्ल, और ये क्या बनाएगा आपको कैल्शियम CaCl2 प्लस Cl प्लस ये क्या बनाएगा CO2 प्लस ये आपको जल का निर्माण करेगा। ये जल का जो निर्माण करता है और आपको क्या करता है, ये जल के निर्माण के साथ साथ आपको क्या कर रहा है, ये आपको लवण बना रहा है, इसका संगत लवण कैल्शियम और इसका संगत लवण। तो ये क्या हो गया CaCl2 प्लस CO2 प्लस इसके साथ जल का निर्माण होगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाइएगा, तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। यही आपको जो आएगा ये क्या करेगा, चूना पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। चूना पानी कैसा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ अब अगर अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये फिर से आपको बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से बनाएगा CaCO3, और फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, H2O को मुक्त कर देगा। ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसी के कारण ये हमारा जो विलयन होगा ये दुधिया दिखाई देगा, जो कि आपको जल में बिल्कुल मतलब कि क्या कहिए कि अल्प घुलनशील है, आंशिक रूप से घुलनशील होने के कारण ये दुधिया दिखाई देता है। और ज्यादा मात्रा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें हम लोग अगर प्रवाहित कर देंगे तो फिर से इसका दुधिया रंग किस चीज में बदल जाएगा, फिर से इसका दुधिया रंग आपको साफ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर से आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें निर्माण हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही होगी, NaOH ये अभिक्रिया कर रहा होगा HCl से, और ये उदासीन हो रहा होगा इस तरह से, NaCl प्लस H2O का निर्माण कर रहा होगा। इसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या कह रहा है कि इसका 10 ml है, इसका 10 ml है, और इसका कितना ले रहा है, इसका हो रहा है आपको 8 ml से अभिक्रिया करके इसको पूर्णतः उदासीन कर दे रहा है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग क्या कहें कि इसके अब इसका जो हम लोग विलयन ले रहे हैं उसी तरह का विलयन ले रहे हैं, जिस सांद्रता का विलयन यहाँ पे है 10 ml है, उसी सांद्रता के विलयन को फिर से लिया जा रहा है, लेकिन इस बार इसका जो आयतन होगा वो कितना लेंगे, 20 ml लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे इसमें हम लोग 2 गुना कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग 2 गुना करेंगे तो बाकी सब में 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 गुना, तो यहाँ पे भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ से भी 2 से, और यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा। जब इसके आयतन में 10 से 20 लीटर हो गया, 20 ml ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से कितना ml लेना पड़ेगा, इसको हम लोग को 16 ml लेना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है, हमारे आंसर में ये जो डी नंबर है यही आपका
विकल्प जो दिया हुआ है इस विकल्प को हम लोग सही विकल्प है और यही विकल्प होगा, क्योंकि HCl का जो सांद्रता है, HCl में क्या कह रहा है फिर से पढ़ लीजिए, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। और यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले, उस ml का कितना ले, 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। इस बिलियन की हम लोगों को 16 ml की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10 ml को उदासीन करने के लिए 8 आया, तो 20 को करने के लिए हमें क्या आएगा, तो NaOH का यही इक्वेशन लिखाएगा और इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 ml हो जाएगा और ये भी 2 HCl आएगा और ये आपको 16 ml हो जाएगा और ये उदासीन करके आपको 2 NaCl प्लस 2 H2O मात्रा हम लोगों को ये मात्रा डबल हो गई और ये 2 फिर से कॉमन ही हो गया, सबसे बाद में सब का 2 काट दीजिएगा तो ऊपर वाला ही इक्वेशन हो जाएगा। जिस अनुपात में ये ले रहे हैं, जिस अनुपात में इसकी मात्रा में वृद्धि होगी उसी अनुपात में इसकी मात्रा में वृद्धि होगी, क्योंकि इसका भी आपको आगे में जो मोल लगा हुआ है एक ही है और ये भी एक ही है, तो एक ही अनुपात में ये बढ़ेगा। अगर इसमें 2 लगा होता तो इसमें हम लोग 20 करते, तो इसमें क्या हो जाता, हम लोग को उसका 2 गुना करना पड़ता, मतलब इसको दुगना कर रहे हैं तो इसका हम लोग को 16 नहीं करके हम लोगों को 32 करना पड़ता। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है कि चूंकि ये एक ही आगे में जो इसका हम लोग को गुणक लगा हुआ है, अनुसूत्र के आगे जो हम लोगों का उसका जो गुना करते हैं, जिस चीज से हम लोग उसका अणु को रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के आगे जो हम लोगों को इसका गुणांक लगा होता है, तो चूंकि सबका गुणांक एक ही है तो सब क्या होगा, एक तरह से ही बढ़ेगा। अगर किसी का गुणांक ज्यादा होता, 2 या 3 होता, तो वो 2 या 3 गुना ज्यादा से बढ़ता, उसके लिए हम लोग को उसका आयतन 2 या 3 गुना ज्यादा लेना पड़ता संपूर्णतः उदासीन करने के लिए, या कहिए उसको पूर्णतः उदासीन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच की स्थिति में क्या होता है, अपच की स्थिति में होता है कि आपके जो आमाशय होता है उसमें क्या होगा कि एसिड का ज्यादा आपको उत्सर्जन होगा। मतलब कौन सा एसिड, HCl का अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, तो उसी के कारण हमें अपच का अनुभव होता है और हमें जलन और खटखटा टाइप का होगा। तो उसको हम लोगों को कम करने के लिए कैसा चाहिए, उसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि अम्ल के जो भी गुण है उसको कम करने के लिए हमें किस तरह का चाहिए यौगिक, हमें उस तरह का यौगिक चाहिए जो अम्ल से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर दे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई क्षारक चाहिए। तो क्षारक को ही हम लोग क्या करते हैं, एंटी एसिड, एसिड का उल्टा। तो एसिड का उल्टा हम लोगों को क्षारक यही होगा, एंटी एसिड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 या 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या करना है कि शब्द समीकरण दिया हुआ है, शब्द समीकरण को आपको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, आपको असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है, उसके बाद उसको संतुलित करना है। तो आपको देखते हैं सबसे पहला क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस शब्द समीकरण को हम लोग को पूरा करना है। तो इसमें क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करता है, ये निर्माण करता है आपको जिंक सल्फेट का, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसमें हम लोग इसको अगर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दानेदार जिंक। तो जिंक का ही मान लीजिए, जिंक का आपको टुकड़ा है, और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है, ये आपको तनु है। मतलब कि इसमें ये जल की मात्रा ज्यादा मौजूद है, तो इसलिए इसको तनु कहते हैं। सांद्र कब कहते हैं, सांद्र कहते हैं जब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा जलीय घोल में। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया करके बनाएगा आपको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन
गैस का निर्माण करेगा। यही रासायनिक परिवर्तन होता है। जब कभी भी कोई धातु के साथ कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो आपको धातु का लवण बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और इसी को अगर हम लोग को संतुलित करना पड़े तो संतुलित करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब तरफ गिनती करना पड़ेगा कि कितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिकारक में जितने तत्व की संख्या है, तत्वों जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या, उत्पाद में मौजूद यही सारा तत्व क्या रहेगा, यही सारा आपको जो भी इस और मौजूद तत्व है वही तत्व आपको उत्पाद में भी मौजूद रहेंगे और उसके परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। जो हम लोग एक विस्तार से इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि से। तो हम लोग इसको देखते हैं तो जब भी देखिएगा तो बराबर है। ये जिंक का एक है, इधर भी जिंक एक ही है, हाइड्रोजन का इधर 2 परमाणु है और इधर भी आपको हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो ये समीकरण आपको पहले बार में ही संतुलित रासायनिक समीकरण ही है। इसको ज्यादा संतुलित करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और शब्द समीकरण में क्या हो गया, आपको जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल, ये अभिक्रिया किया, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यही आपको शब्द समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देख, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये अर्ध अभिक्रिया है, मतलब कि इस साइड का ही दिया हुआ है, इसको आपको पूरा करना है सबसे पहले। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपको HCl है, ये HCl अभिक्रिया करता है किसके साथ, मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो ये आपको धातु और अम्ल की अभिक्रिया फिर से हो गई। तो अम्ल अभिक्रिया कर रहा है तो क्या होगा इसके साथ, तो ये आपको लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा और ये इसको आप जब संतुलित कीजिएगा तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड प्लस आपको हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। यही रासायनिक अभिक्रिया होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसको पहले हम लोग को शब्द समीकरण में लिखना है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अभिक्रिया कर रहा है किससे, मैग्नीशियम पट्टी से। मैग्नीशियम का ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको शब्द समीकरण हुआ। इसी को आप संतुलित कीजिएगा तो ऊपर वाला संतुलित रासायनिक समीकरण मिल जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण को सीखने के लिए आपको इससे पहले वाले अभ्यास में देखिए, वीडियो पूरा बना हुआ है। हर प्रकार से देखा गया कि कैसे संतुलित करते हैं। जितना भी इसका कण है, जितना भी एक भी तत्व है, हाइड्रोजन है आपको, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु इस ओर मौजूद है उतना इधर भी मौजूद होना चाहिए, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे चेक किए, इसको कैसे बनाए, वो देखने के लिए आप वीडियो को जरूर देखिए। पहले वाले वीडियो को विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या करेगा, तो ये भी आपको एक धातु है और ये क्या है, आपको एक अम्ल है। अम्ल और धातु का अभिक्रिया होगा तो आपको संगत लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा।
तो इसको भी हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये अभिक्रिया करके किस चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसके साथ आपको 3 हाइड्रोजन गैस के अणु का निर्माण होगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल में आपको 3 लगाना पड़ेगा। ये कीजिएगा तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 किए, जब यहाँ पे 2 किए तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी आपको सल्फेट आयन 3 दिख रहा है, तो 3 दिखने के लिए आपको यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ा। उसके बाद हाइड्रोजन को गिन लीजिए, हाइड्रोजन भी उतना ही हो जाना चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको हो गया। इसको शब्द समीकरण में लिखेंगे तो हम लोग एल्युमिनियम लिखेंगे, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे, 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपको एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट। और इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कहा रहा है क्या कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लौह का रेतन क्या होता है, लौह का रेतन होता है कि जब लोहे को आप रेती से काटते हैं या किसी चीज से काटते हैं, ग्रेनिंग करते हैं उसको, तो उसका क्या होता है, छोटा छोटा जो बारीक कण होता है उसी को हम लोग कहते हैं लौह का रेतन। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये तनु अवस्था में मतलब कि इसका जो जल में है बहुत अल्प मात्रा मौजूद है, उसका लोहे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाएगा, किसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, आयरन रिएक्शन करेगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो ये आपको क्या बनाएगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3 का निर्माण करेगा। इसके साथ हाइड्रोजन गैस में मुक्त होगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस इधर रखिए, तो 3 क्लोरीन आ रहा है तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, आपको सम संख्या में रहेगा, तो 3 नहीं लगा के हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे 6 लगाते हैं। जब यहाँ 6 लगा दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, ये आपको 2 गुना मिल गया, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब उसी तरह से आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 जा रहा है, तो इसमें 3 अणु हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आयरन का 2 है तो यहाँ पे भी आप आयरन को 2 गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपको शब्द समीकरण इसका क्या हो गया, लौह का रेतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड प्लस आपको हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इस तरह का एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है, और ये आपको चूंकि पहले अध्याय में विस्तार से पढ़ाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक बार में ही कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, और आशा करते हैं कि आपको भी ये आता होगा। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर और आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोगों से कहना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे दोस्तों को भी, अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को भी बताइए, और ज्यादा से ज्यादा ये चैनल के शेयर किया कीजिए आप किसी के साथ। और अगर कोई सुझाव देना है या कोई चीज खराब लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, या कोई सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, या कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बता सकते हैं, और हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट का, और आप के कमेंट से हमें एक दिशा मिलती है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं, या क्या चीज की हमें सुधार करनी है। ठीक है, बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।